अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो लास्ट टाइम जो है वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 किया था, जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन और उससे पहले म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक निपटाया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफार्मर टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का। देखें ट्रांसफार्मर होता क्या है, अभी थोड़ी देर में जानते हैं इस बारे में। ठीक है, इतनी कॉमन सी चीज़ है कि ज़िंदगी में हर किसी ने देखी भी है ये। ठीक है, वो क्यों? वो इसलिए कि हर गली के बाहर, हर गली के कॉर्नर पे, अप्रॉक्सीमेटली हर गली के कॉर्नर पे जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अब कहाँ लगा हुआ होता है? जिसको आप आम ज़बान में PMT कहते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर होता है। कैसे? अब PMT का मतलब क्या है? PMT का मतलब ये होता है P फॉर पोल, M फॉर माउंटेड, T फॉर ट्रांसफार्मर। तो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर पूरा नाम होता है उसका। क्यों होता है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर? उसका नाम इसलिए होता है क्योंकि देखें, ये तो लगा हुआ है पोल के ऊपर है, और लगा हुआ है ऊंचाई पे लगा हुआ है। ऊंचाई मतलब माउंटेड हो गया। कोई चीज़ ऊंची पे लगाई जाए तो कहा जाता है माउंटेड। और उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसी वजह से उसको कहते हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो गली में आपकी लगा हुआ होता है। अब ट्रांसफार्मर है क्या, काम क्या करता है, क्यों लगाते हैं हर इलाके में, और क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है? ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात अगर नाम पे गौर करें, नाम क्या है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्म करने वाला। क्या ट्रांसफॉर्म करेगा? आप सबके घरों में इस वक्त इलेक्ट्रिक की सप्लाई मौजूद है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही होती है। ज़ाहिर है हम कोई पुरानी सदी में तो रहते नहीं है कि हम मोमबत्ती में या फिर जो है वो जो आपके पास मशाल होती नहीं उसके जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है ना, और लालटेन यूज़ करते हैं, ऐसा तो सिलसिला नहीं है, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस चाहिए, उनको फ्लो करवाना है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसको फ्लो करवाने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब वोल्टेज कहाँ से लाएं, सवाल पैदा ये होता है। वो तो एक चीज़ होती है बैटरी लगाई और वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, लेकिन पूरे घर को हमने चलाना है तो बैटरी से नहीं चला सकते, जाहिर सी बात है। चल भी जाएगा बैटरी से अगर, तो कुछ टाइम के लिए चलेगा, जैसे UPS है, कुछ टाइम के लिए चलेगा, सब बंद हो जाएगा। अब एक मेन स्टेशन होते हैं हर इलाके के ना, ठीक है, हर डिवीज़न के एक मेन स्टेशन होते हैं जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत हाई अमाउंट में मौजूद होती है और पूरे उस इलाके को सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मेन स्टेशन होते हैं आपके के इलेक्ट्रिक के, वहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है या बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज है जो आपके घरों की अप्लाइंसेस को यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा है वो। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हमारे पास हैं वो सब 220 वोल्टेज पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अब सबको 220 वोल्टेज रिक्वायर है, लेकिन वहाँ बहुत क्या है, हाई वोल्टेज है। तो वो हाई वोल्टेज हमारे पास आता है फ्लो होता हुआ। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर ये काम करता है कि उस वोल्टेज को लो करके हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर ये काम भी करता है, और ट्रांसफार्मर इसके अलावा एक वक्त में काम नहीं करेगा। या तो वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा एक नई वेव वोल्टेज की, यानी कि वो स्मॉल होगी। या फिर अगर आपके पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर है कि कोई आपके पास क्या हो रहा है कि जो वेव आ रही है वोल्टेज के उसको हाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे पास होंगे। ठीक है, वो दो टाइप के ट्रांसफार्मर कौन से होंगे हमारे पास? ऐसे होंगे बेटा हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर। एक हमारे पास क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। एक हमारे पास क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। वो कैसे होगा स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर? जाहिर है जो मेन सोर्स है हमारे पास कम वोल्टेज आ रहा है उसको ज़्यादा कर रहा है तो वोल्टेज बढ़ा रहा है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हमारे पास मेन सोर्स से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसको कम कर रहा है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। समझ आ गई बात ये वाली? ठीक है, अब तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की क्या होती है, फिर आगे की बात करते हैं। सही है, कोशिश तो यह है कि ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक इसी लेक्चर में ख़त्म कर दूं, लेकिन बहुत मुश्किल सी बात है कि पूरा टॉपिक ख़त्म हो सके ट्रांसफार्मर का इस टॉपिक के, इस लेक्चर के अंदर। तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आज आप लोगों को ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और टाइप्स करवा दूँ। जो डेरिवेशन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करके फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक उसी लेक्चर में टाइम अगर हमें बच गया तो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बहरहाल आज का जो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है वो क्या है? ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन बेटा ये होती है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो क्या लिखोगे? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस लिए यूज होती है? विच इज यूज टू
which is used to convert low alternating voltage into high alternating voltage और वाइस वर्सा। यानी क्या मतलब होगा बेटा? मतलब ये होगा कि आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कर दे और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कर दे, वाइस वर्सा मतलब ये होता है इसका उल्टा। तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है बच्चों? ऐसी डिवाइस आपके पास कहलाती है ट्रांसफार्मर। तो आगे कंप्लीट कर लेते हैं बात को। इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। समझ गए बात को? ये वाली क्या कहलाता है बेटा? ये ट्रांसफार्मर कहलाता है। भाई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये काम तो स्टेबलाइजर भी कर रहा होता है। ठीक है, देखिए स्टेबलाइजर जो है ना वो करंट को या वोल्टेज को स्टेबलाइज कर रहा होता है, वो बढ़ा या कम नहीं कर रहा होता। अगर बड़ा वोल्टेज आ रहा है तो उसको कट डाउन करके कम कर देगा, अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो कर देगा। वो कन्वर्ट नहीं करता नई वोल्टेज के अंदर, वो उसी वोल्टेज को क्या कर रहा होता है? स्टेबलाइज कर रहा होता है। वो तो स्टेबलाइजर है, वो एक ही वक्त में दो काम कर सकता है, स्टेप अप भी ज़्यादा भी कर देगा और कम भी कर देगा। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है कि एक वक्त में एक काम करेगा, दोनों काम नहीं कर सकता ट्रांसफार्मर। ठीक है जनाब, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या होगी बेटा? इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कि किस कायदे पे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको शायद बताया था पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर के अंदर कि म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है ट्रांसफार्मर, और जो सेल्फ इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, तो जब जाहिर है खुद ही बोल दिया कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इसका? म्यूचुअल इंडक्शन। जो प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन का था वही सेम प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? वही सेम एप्लीकेबल होता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस किसके ऊपर? ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम यही लिखेंगे कि द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, यार लिख देता हूं मैं इस चीज को, द बेसिक working principle of ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब मुझे यहाँ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जनाब, उसके बाद फिर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। क्या क्या होता है इसके अंदर? बनता कैसे? लिखता जाता हूं, बताता जाता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कोर। इंसुलेटेड कोर, कोर हार्ड मटेरियल। ठीक है, इंसुलेट मतलब रैप हुआ हुआ। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कोर। ठीक है, इन विच ऑफ, ये ऐसे कर लेते हैं, इंसुलेटेड कोर ऑफ कॉपर वायर। कॉपर की बात क्यों करते हैं? ज़रूरी नहीं कॉपर यूज़ करें, कॉपर की बात इसलिए करते हैं हम कि कॉपर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है। चैप्टर नंबर 13 जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, तो मैंने उसमें बात बताई थी आप लोगों को रेजिस्टिविटी पढ़ाते वक्त कि कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कोर ऑफ कॉपर वायर वाउंड अराउंड अ कॉइल। कॉइल के अराउंड वाउंड हुआ होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? जैसे कर लेते हैं वाउंड अराउंड अ कॉइल्स, दो कॉइल होंगे ना कि म्यूचुअल इंडक्शन है, या ऐसे कर लेते हैं वाउंड अराउंड द कॉइल्स, क्योंकि जब दो की बात कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वाउंड अराउंड द कॉइल्स, a coil in which
अ कॉइल इन विच करंट इज सेंट, जिसमें करंट भेजा जाता है या चेंज किया जाता है, अ कॉइल इन विच करंट इज सेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा वो, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। एंड अ कॉइल जिसमें वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, एंड अ कॉइल इन विच वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, वोल्टेज मतलब कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल्स हो गए भाई, ठीक है, जिसमें करंट आ रहा है वो प्राइमरी कॉइल, जिसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो सेकेंडरी कॉइल बन गया। वोल्टेज और ईएमएफ में क्या फ़र्क है, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कर आए फिजिकल क्लासेस के अंदर, चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक था हमारा ये, ठीक है। ये तो हो गई बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन। अब है वर्किंग, काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है, सेम म्यूचुअल इंडक्शन वाली वर्किंग होगी। हम इसकी वर्किंग फिर भी लिखेंगे ज़रूर ना, क्योंकि लिखनी तो हमें होगी, जाहिर सी बात है। इसकी वर्किंग क्या होगी बेटा, वर्किंग हमारे पास इसकी ये होगी कि अ प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स। एसी सोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी कैसा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अ प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स, कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू विच अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द करंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, current of external source with the help of rheostat, with the help of rheostat magnetic flux will be changed, magnetic flux will be changed, चेंज हो गया भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। आगे क्या लिखोगे तुम, इट इज लिंक्ड विद द, एंड दिस फ्लक्स, ऐसा लिख लेते हैं, दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। ये सब वही बातें जो हम म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ के आए, सिर्फ दोबारा लिखवा रहा हूं मैं। ड्यू टू विच अ वोल्ट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। इस तरीके से हम एक नया ईएमएफ इंड्यूस कर लेते हैं। कैसे बेटा, इस सारे प्रोसेस से, ठीक है। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि एक इंसुलेटेड कोर होगी आपके पास, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की। इंसुलेटेड मतलब क्या होगा, पूरी प्रॉपर कवर हुई होगी, ठीक है भाई। देखें किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये आ गई एक आपके पास ये कोर आ गई, ठीक है। अच्छा, और है कैसी, क्या है इसके अंदर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, दो सेपरेट कॉइल्स हैं। इट कंसिस्ट, मैं लिखा था ना, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर कोर, या ऐसे कर लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कोर, सही है, इंसुलेटेड कोर ऑफ कॉपर वायर वाउंड अराउंड द टू सेपरेट कॉइल भी कहते हैं, वाउंड अराउंड द टू कॉइल भी कहते हैं, मसले की बात कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें होगा क्या कि एक में होगा, एक आपके पास ये आ गया, मैं चलो रेड से बना लेता है।
एक कॉइल बन गया बेटा, ये तुम्हारे पास ये हो गया एक कॉइल, ठीक है, और ये आ गया तुम्हारे पास दूसरा कॉइल, ये आ गया तुम्हारे पास दूसरा कॉइल, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। और इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि लिंक्ड होगा किससे, फ्लक्स को मैं शो कर रहा हूं इस तरीके से, फ्लक्स लिंकेज शो हो रहा है इस तरीके से बेटा। ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से। ये डायग्राम बना दी मैंने आप लोगों के पास। ये जो डॉटेड लाइंस हैं बेसिकली ये क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं क्या बेटा, ये शो कर रही हैं आपके पास फ्लक्स लिंकेज इन बिटवीन टू कॉइल्स, ठीक है। ये वाला कॉइल प्राइमरी है, ये वाला कॉइल क्या है, सेकेंडरी है। ये आयरन कोर है ये आपके पास कौन सी कोर है बेटा, ये आयरन कोर है, आयरन से बनी हुई होती है। ये आपके पास आ गई आयरन कोर, ये आयरन कोर है। ये तुम्हारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये तुम्हारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। और ये दूसरा वाला तुम्हारे पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ये तुम्हारे पास दूसरा वाला क्या है बेटा, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास सेकेंडरी कॉइल, सही है बच्चों। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर और ये जो पूरा आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया वो किसका बन गया मेरा बेटा, एक बन गया ट्रांसफॉर्मर का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे मैं प्राइमरी कॉइल इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तुम्हारे पास आ गया नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कोर है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। दोनों बातें सही है, कॉपर वायर को इंसुलेट कर लो या पूरी कोर को इंसुलेट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जिस तरह लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही बेटा कॉपी में लिखिएगा अपनी आप लोग, सही है। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी काम करते हैं। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा। अब हम इसकी पहले टाइप्स करेंगे, ठीक है, फिर हम जाएंगे इसकी डेरिवेशन के ऊपर कि भाई हमें अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना हो क्या होगा, करंट फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स देखने को क्या होगा, और इसकी इफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहले क्या कर लें, टाइप्स कर लें, फिर उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी डेरिवेशन कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये आ गया बेटा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर का। इट्स मीन के कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या लिखेंगे हम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नंबर 1 तुम्हारे पास बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नंबर 1 क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नंबर 2 तुम्हारे पास कौन सी है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, समझ आई बात। अब देखो पहली हेडिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, जबकि एक काम करते हैं कि अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बेटा आज, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डेफिनेशन, उसकी डायग्राम,
देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसी के अंदर जो है हम क्या कर लेंगे मेरा बेटा, उसके अंदर हम कर लेंगे क्या काम, इसकी डेरिवेशन से काम कर लेंगे, ठीक है। तो कोई बात अगर समझ में ना आई हो, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई भी बात हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, और कोई भी बात हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा रिगार्डिंग फिज़िक्स, और जैसे मुझे अपनी सहूलत होगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कि रिप्लाई आपको हर चीज़, हर सवाल का रिटर्न ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।